हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे? इंट्रोडक्शन टू सेल, सेल थ्योरी, सेल के डिफरेंट शेप, साइज एंड नंबर, सेल का स्ट्रक्चर और सेल डिवीज़न। सेल क्या होता है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब किससे मिलके बने होते हैं? सेल से मिलके बने होते हैं। लेकिन हमने केमिस्ट्री में तो पढ़ा था कि सारी चीज़ें एटम से मिलके बनी होती हैं। जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो किससे मिलके बनी होती हैं? एटम से मिलके बनी होती हैं। लेकिन जितनी भी सारी लिविंग थिंग्स हैं वो किससे मिलके बनी होती हैं? सेल से मिलके बनी होती हैं। सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि वाई सेल आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब किससे मिलके बने होते हैं? सेल से मिलके बने होते हैं। ए सेल कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली। और कोई भी सेल अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, मतलब अपनी कॉपी बना सकता है। इसीलिए इसको हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। अभी डायग्राम है, एक नीचे दे रखा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर एक सेल है, अगर ऐसे ऐसे बहुत टाइप सेल मिल जाएं, ये मिलके क्या बना लेते हैं? टिश्यू बना लेते हैं। और ऐसे ही अगर बहुत सारे टिश्यू मिल जाएं तो वो मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे। जैसे हमारे किडनी, लीवर, ये सब ऑर्गन होते हैं। और जैसे बहुत सारे ऑर्गन को मिलके हम क्या बोलेंगे? ऑर्गन सिस्टम बोलेंगे। और सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। जैसे आप, मैं और कितने भी प्लांट हैं या फिर एनिमल्स हैं, पक्षी हैं, सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं। आगे है जो ये सेल है, इसकी डिस्कवरी किसने की? हमें किसने बताया सेल के बारे में? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665 में हमें सेल के बारे में बताया। इन्होंने क्या किया? एक प्लांट था, उन्होंने प्लांट का जो तना होता है उस पर डिस्कवरी की और उसके सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उन्होंने उसको नाम क्या दिया? सेल नाम दिया। और जो इन्होंने डिस्कवरी की थी वो डेड सेल के ऊपर की थी। रॉबर्ट हुक ने तो डेड सेल के ऊपर अपनी डिस्कवरी की और उसको सेल नाम दिया। लेकिन जो लिविंग सेल्स हैं उनके बारे में हमें किसने बताया? तो उनके बारे में हमें एक साइंटिस्ट थे, एंटोनी वैन। उन्होंने हमें लिविंग सेल के बारे में बताया। और उन्होंने किस लिविंग सेल में देखा था ये? इन्होंने प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया के अंदर लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। उसके बाद अगले साइंटिस्ट आए, रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने किसकी डिस्कवरी की? कि सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जिसको हम ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, इसकी डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। उसके बाद दो साइंटिस्ट आए, शिल्डन एंड स्क्वैन। इन्होंने जो सेल था उसकी थ्योरी के बारे में बताया कि जो सेल हैं वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो सेल से मिलके बने होते हैं। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, परगिंजी। 1839 में इन्होंने बताया प्रोटोप्लाज्म के बारे में। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? लिविंग पार्ट ऑफ द सेल को ही हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। अब नेक्स्ट है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दी थी हमें? हमने पीछे पढ़ा, शिल्डन और स्क्वैन ने हमें सेल थ्योरी के बारे में बताया था। इसमें क्या थे? तीन साइंटिस्ट थे, शिल्डन, स्क्वैन एंड विर्चो। शिल्डन ने हमें क्या बताया कि जितने भी प्लांट हैं वो सारे किससे मिलके बने होते हैं? सेल से। उसके बाद स्क्वैन ने हमें क्या बताया कि जितने भी एनिमल्स हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? सेल से। उसके बाद जो थर्ड साइंटिस्ट आए, विर्चो, इसने हमें क्या बताया कि इन दोनों साइंटिस्ट ने जो बात कही है वो सही है, लेकिन इनके साथ मैं एक और स्टेटमेंट देना चाहता हूँ कि कोई भी सेल है वो किससे मिलके बनी होती है? वो किसी भी प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलके नया सेल बनाती है विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीज़न। मतलब कोई भी पुरानी सेल है, अगर वो डिवाइड होगी तो नए सेल की फॉर्मेशन करेगी। ये सेल थ्योरी के बारे में हमें इन तीन साइंटिस्ट ने बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है। अब सेल को हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, नंबर एंड शेप।
सेल क्या होते हैं, अलग अलग साइज़ होता है, उनकी अलग अलग शेप होती है, उनके नंबर भी अलग अलग सेल में अलग अलग होते हैं। सबसे पहले हम सेल का नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरे होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? वे ऑर्गेनिज्म जो एक सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एटसेट्रा। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? वे ऑर्गेनिज्म जो मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं? मैं, आप, एनिमल्स, प्लांट, सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। आगे हैं सेल की डिफरेंट शेप। सेल अलग अलग शेप में एग्जिस्ट करता है। जैसे यहाँ पे ये है नर्व सेल, ये कहाँ होती है? हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होती है। और ये वाइट ब्लड सेल्स जो हमारे आरबीसी मतलब ब्लड में होती हैं, रेड ब्लड सेल्स भी क्या होती है? हमारे ब्लड में होती हैं। ये है बोन सेल जो हमारी बोन में प्रेजेंट होती है, स्पिंडल शेप की होती है। इस शेप को हम क्या बोलते हैं? स्पिंडल शेप बोलते हैं। ये क्या है? सेल की डिफरेंट शेप है। ये है ओवम शेप और ये है स्पर्म शेप। ये फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें होती है, ये मेल में होती है। अब है सेल के डिफरेंट साइजेस। सेल के भी क्या होते हैं? अलग अलग साइज होते हैं। आज तक का जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है वो किस में देखा गया है? माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया में। ये इम्पोर्टेंट है कि आज तक का जो स्मॉलेस्ट सेल है वो किस में है? माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया में। और लार्जेस्ट सेल का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेल किसका है? ऑस्ट्रिच एग का जो सेल है वो सबसे लार्जेस्ट है। इसको हम माइकोप्लाज्मा है जो, इसको हम PPLO भी बोलते हैं, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको सिर्फ माइकोप्लाज्मा याद रखना है जो कि है स्मॉलेस्ट सेल। उसके बाद जो सेल है वो क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अब ये किस किस से मिलके बना होता है, कैसा दिखने में कैसा होता है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है? ऐसा होता है। लेकिन एग्ज़ाम में आपको ऐसा नहीं बना के आना है, आपको बस इसकी जो लेबलिंग है वो सही करनी है। जैसे आप इसको ओवल शेप का भी बना सकते हैं। जैसे ये क्या है? एक सेल है। इसके अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है जिसको हम ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। और जो सेल की आउटर कवरिंग होती है ये क्या होती है? बॉडी गार्ड ऑफ द सेल होती है। मतलब ये सेल को क्या करके रखती है? प्रोटेक्ट करके रखती है। और सेल के अंदर क्या होता है? एक फ्लूइड भरी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और ये क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और जो मेम्ब्रेन होती है ये क्या बोलते हैं? इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे या फिर सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। जैसे इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर हमें एक सेल वॉल भी देखने को मिलती है। ये सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में देखने को मिलती है। एनिमल सेल में ये सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब इस सेल के अंदर बहुत सारी सेल ऑर्गेनेली भी प्रेजेंट होती है जो डिफरेंट शेप की होती हैं और जो डिफरेंट फंक्शन करती हैं। आपको सेल में क्या बताना है? सेल के बाहर की जो आउटर कवरिंग होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और जो प्लांट सेल में है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और कवरिंग होती है जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं। अब सेल के अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और एक फ्लूइड प्रेजेंट होती है सेल के अंदर जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और इसके अंदर बहुत सारी सेल ऑर्गेनेली भी होती हैं जो अलग अलग फंक्शन करती हैं। उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब ये सेल के कुछ कंपोनेंट दिखा रखे हैं, ये एक रिवीजन के लिए है। जब हम एक बार सारे इनको डिस्कस कर लेंगे तब हम इजीली इनको इससे रिवाइज कर पाएंगे सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। एक बार हम पढ़ लेते हैं इनको। सेल के कंपोनेंट क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की, जो क्या करती है? एंट्री या एग्जिट करने में कि कौन सा मटेरियल सेल के अंदर जाएगा, कौन सा बाहर जाएगा, उसमें हेल्प करती है। तो इसको हम एक और नाम देते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, क्योंकि सिलेक्ट करके ही मटेरियल को अंदर बाहर जाने की परमिशन देती है।
दूसरा कंपोनेंट है सेल वॉल, जो सिर्फ हमें प्लांट सेल में देखने को मिलता है, और ये प्लांट सेल को क्या बनाता है, रिजिड बनाता है, और ये आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, और ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। ये प्लांट सेल को क्या बनाता है, रिजिड बनाता है, क्योंकि प्लांट सेल क्या है, मूवमेंट नहीं कर सकते। इसलिए सेल वॉल क्या करती है, प्लांट को रिजिड बना देती है, ताकि प्लांट सेल अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। नेक्स्ट कंपोनेंट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या बताया, ब्रेन ऑफ द सेल होता है। ये क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और जो न्यूक्लियर पोर है, उन्हीं के द्वारा क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है मटेरियल का या फिर क्रोमोसोम का। और साइटोप्लाज्म क्या बताया, एक फ्लूइड प्रेजेंट होती है इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। अब है सेल ऑर्गेनेली। अलग अलग टाइप की ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती हैं सेल के अंदर, जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं। हमने सेल का स्ट्रक्चर भी देख लिया, कैसे बनाना है आपको। अब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम जो सेल के कंपोनेंट है वो पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की, जो सेल को क्या करके रखती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। और इसको हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि ये क्या करती है, एंट्री और एग्जिट को अलो करती है कुछ मटेरियल की, मतलब सबको ये अंदर या बाहर नहीं जाने देती है। जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है उसी को अंदर या बाहर जाने देती हैं। ये क्या करती है, डिफ्यूज़न ऑफ सब्सटेंस भी करती है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। डिफ्यूज़न हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। और ये क्या करती है, रेगुलेट करती है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। और ये किससे मिलके बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से मिलके बनी होती है ये मेम्ब्रेन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये किससे मिलके बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से। अभी जो हमने पढ़ा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मटेरियल का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये दो टाइप का ट्रांसपोर्ट होता है, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, सब्सटेंस का जो मूवमेंट होगी वो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होगी। मतलब जैसे यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये क्या है, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, और इस तरफ ऑक्सीजन कम प्रेजेंट है, तो जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा वो हाई से लो की तरफ होगा। ये कौन सा ट्रांसपोर्ट होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा। और अगर ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र लोअर से हायर की तरफ हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और एक्टिव में जो ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंस का, वो लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होगा। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो स्लो मूवमेंट होती है, और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो रैपिड मूवमेंट होती है सब्सटेंस की। जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं या स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वही क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं पैसिवली, लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूल हैं उनका अगर हमें ट्रांसपोर्ट करवाना होता है तो हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के हेल्प से ही करवा सकते हैं। अब जो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है ये भी क्या होता है, टू टाइप का होता है, एक होता है डिफ्यूज़न, एक होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, इसमें क्या करते हैं हम, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन जो इसमें ट्रांसपोर्ट करेंगे हम वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की हेल्प से करेंगे। जैसे ये कोई सेल है और हमें ट्रांसपोर्ट करवाना है वाटर का, जैसे ये वाटर है, यहाँ से हमें ट्रांसपोर्ट करवाना है इस सेल के अंदर, तो ये जो बीच में क्या आएगी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आएगी, उसकी हेल्प से क्या होगा, वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन डिफ्यूज़न में क्या होता है, इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट सॉलिड, लिक्विड या गैस, तीनों चीज़ों का हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो ट्रांसपोर्ट होगा वो सेल के अंदर ही होगा।
इसमें ट्रांसपोर्ट क्या होगा, सिर्फ लिक्विड का ट्रांसपोर्ट होगा और वो सेल से बाहर से होगा या फिर अंदर से बाहर जाएगी या बाहर से अंदर जाएगा विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। लेकिन डिफ्यूजन में ऐसी कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होती है और इसमें हम तीनों चीज़ों का ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं डिफ्यूजन में। सो ये मेन डिफरेंस है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में। डिफ्यूजन में हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने एक कमरे में एक कॉर्नर में क्या कर दिया, परफ्यूम स्प्रे कर दिया। सो वहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन क्या थी, हाई थी जहाँ हमने स्प्रे किया, फिर वो पूरे कमरे में क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। सो वो हाई कंसंट्रेशन से कहाँ जा रहा है, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। सो ये किसका एग्जाम्पल में लिख सकते हैं हम, डिफ्यूजन के एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। अब है ऑस्मोसिस के भी क्या होते हैं आगे, फर्दर दो टाइप होते हैं जिसको हम बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। सो एंडोऑस्मोसिस क्या होता है, द प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल एंटर इनटू द सेल, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, सेल के अंदर वो मूवमेंट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोऑस्मोसिस। और उसमें सेल क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है। अगर पानी अंदर की तरफ जाएगा सेल के अंदर तो सेल क्या होगी, स्वेल ही होगी। और एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, सेल से बाहर की तरफ मूव करते हैं और सेल से बाहर की तरफ मूव करेंगे तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ये डायग्राम में भी शो कर रखा है। एंडोऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, सेल स्वेल हो रहा है और एक्सोऑस्मोसिस में सेल क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है। आगे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस है, आप 3-4 पॉइंट इसमें से याद करके लिख सकते हैं। सो डिफ्यूजन में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ए हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन। इसमें जो ट्रांसपोर्ट होगा वो लिक्विड और गैसेस का होगा, लेकिन ऑस्मोसिस में सिर्फ लिक्विड का होगा। इसमें कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है डिफ्यूजन में, और इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ वाटर का ही ट्रांसपोर्ट करें। अ फ्लो ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इन ऑल डायरेक्शन, मतलब किसी भी डायरेक्शन में वो फ्लो हो सकता है जो पार्टिकल्स हैं उनका। डिफ्यूज़न क्या है, एक नेचुरल फिनोमिना है जिसको हम स्टॉप नहीं कर सकते। जैसे हमने अभी परफ्यूम का एग्जांपल लिया, उसको हम नहीं रोक सकते कि परफ्यूम और डायरेक्शन में वो ना करे। सो आप इसमें कुछ एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे एडिशन ऑफ इंक, हमने इंक डाल दी वाटर में, सो वो क्या हो जाती है, पूरे वाटर में स्प्रेड हो जाती है। अब ऑस्मोसिस में क्या है लिखना है हमें, इसमें भी क्या होता है, मूवमेंट ऑफ लिक्विड पार्टिकल होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसमें सिर्फ ट्रांसपोर्ट सिर्फ लिक्विड का होगा और इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें वाटर इज़ अ मेन सोलवेंट जो मूव करेगा एक रीजन से दूसरे रीजन की तरफ। और इसमें जो फ्लो ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब जो पार्टिकल का जो फ्लो होगा वो सिर्फ एक डायरेक्शन में होगा। और इस प्रोसेस को हम स्टॉप भी कर सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं बाय एक्सटर्नल फोर्स। इसमें ओनली वाटर का मूवमेंट होगा फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन। एग्जाम्पल इसमें रेड ब्लड सेल हैं, स्वेल हो जाते हैं जब हम उसमें वाटर की एंट्री करवाते हैं। आगे हैं सॉल्यूशन है जो कि 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है हाइपरटोनिक, सेकंड है आइसोटोनिक और थर्ड है हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन से होते हैं, जैसे वो सॉल्यूशन जिनमें सोल्यूट की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, उन सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम, हाइपरटोनिक बोलते हैं। हाइपर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा, तो वो सॉल्यूशन जिनमें सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। और हाइपो क्या होगा, हाइपो का मतलब ही क्या होता है, कम होता है, तो वो सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की मात्रा कम हो और सोलवेंट की मात्रा ज़्यादा हो। सो जैसे ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लिया हमने, इसमें क्या है, सोल्यूट की मात्रा क्या है, ज़्यादा है और सोलवेंट की कम है। इसमें क्या कर दिया हमने, अपना सेल डाल दिया। अब इसमें क्या है, बाहर तो क्या है, सोलवेंट की मात्रा कम है और अंदर क्या है, सोलवेंट ज़्यादा है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है हमारे सेल के अंदर, तो मूवमेंट क्या होगा, हाई से लो की तरफ होगा। सो हमारे सेल में जितना भी वाटर था वो बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। और अगर सेल से बाहर की तरफ पानी मूव करेगा सो सेल क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। सो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सेल श्रिंक होते हैं। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है,
ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। इसमें क्या है, सोल्यूट की मात्रा कम है। सोल्यूट की मात्रा कम है तो मतलब सोलवेंट की मात्रा इसमें ज़्यादा होगी, मतलब वाटर की मात्रा ज़्यादा होगी। इसमें हमने क्या कर दिया, अपना सेल डाल दिया। अब इसमें बाहर क्या है, सोलवेंट की मात्रा ज़्यादा है, तो अंदर सेल के अंदर क्या होगी, सोलवेंट की मात्रा कम होगी। सो मूवमेंट कैसे होगा वाटर का, हाई से लो की तरफ। सो हाई सोलवेंट कहाँ है, सॉल्यूशन में है। सो हाई से लो की तरफ जाएगा, मतलब सेल के अंदर वाटर एंटर करेगा तो सेल क्या हो जाएंगे, हमारे स्वेल हो जाएंगे। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें सोल्यूट और सोलवेंट की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल होती है। सो इसलिए इसमें सेल क्या रहता है, नॉर्मल रहता है, इसमें कोई भी नेट मूवमेंट नहीं होती है। आगे प्रोसेस है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस प्रोसेस हम किसको बोलते हैं, अगर कोई भी मटेरियल हमारे सेल के अंदर जा रहा है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। एंडो का मतलब ही क्या होता है, अंदर जाना, और एक्सो का मतलब एग्जिट से बना है एक्सो। सो एक्सो से क्या होगा, कोई भी पार्टिकल अगर सेल से बाहर की तरफ जा रहा है विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस। आगे नेक्स्ट जो हमें कंपोनेंट पढ़ना है वो है सेल वॉल। सेल वॉल मैंने क्या बताया, किसमें प्रेजेंट होती है, बस प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, और ये क्या बनाती हैं, सेल को रिजिड बनाती हैं। और जो सेल वॉल है वो किससे मिलके बनी होती है, सेलुलोज से। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या पढ़ा था, किससे मिलके बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से। लेकिन जो सेल वॉल है, जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, वो किससे मिलके बनी होती है, सेलुलोज से। और ये क्या प्रोवाइड करती है प्लांट को, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है प्लांट को। अब इसमें एक प्रोसेस पढ़ते हैं, प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस इसमें क्या होता है, जैसे ही हमारा एक सेल है, हमने एक नॉर्मल सेल ले लिया, इसको हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सोलवेंट की मात्रा बाहर ज़्यादा होती है और सोल्यूट की मात्रा कम होती है। सो इसमें क्या होगा, जैसे हमने इसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया तो क्या करेगा, जो वाटर है वो मूव करेगा बाहर से अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा, तो सेल क्या हो जाएगा, हमारा श्रिंक हो जाएगा। और अगर सेल श्रिंक होएगा तो सेल क्या होगा, हमारा श्रिंक हो जाएगा। लेकिन जो ये हमारी सेल वॉल होती है ये श्रिंक नहीं होती है, वैसी की वैसी रहती है। तो इसलिए क्या करती है, ये जो प्लांट सेल है उनको क्या प्रोवाइड करती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। अब फंक्शन है, सेल वॉल के फंक्शन क्या होते हैं। सो सेल वॉल सिर्फ प्लांट में ही प्रेजेंट नहीं होती है, बैक्टीरिया वगैरह में भी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। जैसे फंजाई में, बैक्टीरियल सेल में भी क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अब सेल क्या है, मूव नहीं कर सकते, और अगर वो मूव नहीं करेंगे, अगर उनके अंदर वाटर एंटर करेगा तो वो क्या हो जाएंगी, ब्रस्ट हो सकती हैं। लेकिन सेल वॉल के कारण वो ब्रस्ट नहीं होती हैं, प्लांट की जो सेल हैं। सो यही इसका रीज़न है, सेल वॉल का ये मेन रीज़न है कि ये हमें जो प्लांट की सेल है उनको ब्रस्ट होने से रोकती है सेल वॉल, और ये प्लांट को क्या बनाती है, रिजिड बनाती हैं। अब प्लांट की जो सेल वॉल है किससे मिलके बनी होती है, सेलुलोज से। लेकिन जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो किससे मिलके बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन से। और जो फंजाई हैं उनमें जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलके बनी होती है, काइटिन से। या आपको याद रखना है। अब आगे क्वेश्चन है, वाई सेल वॉल आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट एंड नॉट एनिमल। जो सेल वॉल है वो सिर्फ प्लांट में ही क्यों प्रेजेंट होती है, एनिमल में क्यों नहीं प्रेजेंट होती। क्योंकि जो हमारे प्लांट है वो मूवमेंट नहीं कर सकते तो उनको रिजिड होना पड़ेगा, और रिजिड होने के लिए उनको कौन हेल्प करेगा, सेल वॉल हेल्प करेगा उनको रिजिड होने में। सो सेल वॉल क्या बनाती है, प्लांट को रिजिड और फिक्स बनाती है। इसीलिए प्लांट के अंदर क्या होती है, सेल वॉल होती है, क्योंकि वो मूवमेंट नहीं कर सकते, दे आर इमोबाइल। इमोबाइल होता है वो जो मूवमेंट ना कर सके, उसे हम क्या बोलते हैं, इमोबाइल बोलते हैं। आगे है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, ब्रेन ऑफ द सेल होता है। ये क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। जैसे इसमें शो हो रहा है, ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, और ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। और इसमें क्या होते हैं, पोर प्रेजेंट होते हैं।
इसकी जो मेम्ब्रेन है, और उन पोर को ही क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। और जो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं। डीएनए क्या होता है, डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, जो हमारी बॉडी में जो भी फीचर्स होते हैं, जैसे हमारी आँखों का रंग कैसा होगा, हमारी हाइट कितनी होगी, हमारे बालों का रंग कैसा होगा, ये सारे कौन डिसाइड करता है, डीएनए डिसाइड करता है। सो न्यूक्लियस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा, जिसको हम बोलते हैं डीएनए। सो इसमें एक पार्ट दे रखा है क्रोमेटिन। अगर जो ये डीएनए के पार्टिकल हैं वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है इनसाइड द न्यूक्लियस, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। लेकिन अगर जो ये है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, अगर ये कोइल्ड हो जाए, ऐसे शेप बना लें, सो इसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम बोलेंगे। बस क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में यही डिफरेंस है कि अगर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो डीएनए के हैं ये रैंडमली पड़े हैं न्यूक्लियस में, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन बोलेंगे। लेकिन अगर ये कोइल लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम बोलेंगे। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। सो न्यूक्लियस क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इसके अंदर पोर प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, जो किससे मिलके बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। एक आरएनए भी होता है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, बस हमें आगे से डीऑक्सी हटा देना है, पीछे का राइबोस न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, आरएनए की फुल फॉर्म होती है। तो डीएनए क्या डिसाइड करता है, हमारे जो बॉडी में फीचर्स आएंगे, हमारे अंदर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं उनके जो फंक्शन है उनको, या इनहेरिटेंस या विजिबिलिटी, उन सबको कौन डिसाइड करता है, डीएनए ही डिसाइड करता है। और ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ये इसका डायग्राम होता है न्यूक्लियस का। अगर एक कोल्ड स्ट्रक्चर है तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम बोलेंगे। अब आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।